बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक स्टडी करने के लिए लाए हैं वो है अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एविक्शन ऑफ टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल बोनाफाइड नीड ऑफ लैंडलॉर्ड। और इसको जो सेक्शन डील करती है वो है सेक्शन 13 सब क्लास 3 फिर सब क्लास ए 13(3)(a। मतलब कि जो किराएदार है उसकी बेदखली, जहां दीगर ग्राउंड जो हमने इस वीडियो के एविक्शन ऑफ टेनेंट के पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ी हैं, एक ग्राउंड ये भी है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब लैंडलॉर्ड को कोई बिल्डिंग या रेंटेड प्रेमिसेस जो उसने किसी इमारत को किराए के ऊपर दिया हुआ है उसको अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए नेक नीति की बुनियाद पर ज़रूरत हो तो वो बजरिया कोर्ट ले सकता है उसका पोजेशन। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लीट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सेक्शन जो 13 सब क्लास 3(a) उसके अंदर इन्होंने 2-3-4 बातें की हैं। वो ये हैं कि लैंडलॉर्ड को जब अपनी ज़ात के लिए अगर रेंटेड प्रेमिसेस जो बिल्डिंग उसने किसी को किराए के ऊपर दे रखी है उसका पोजीशन उसको चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त देगा कि मेरी फलां बिल्डिंग के अंदर जो टेनेंट बैठा हुआ है उसकी बेदखली का ऑर्डर रेंट कंट्रोलर जारी करे। तो इसके अंदर लॉ मेकर ने बताया है कि चाहे वो रिहायशी इमारत हो या चाहे वो कमर्शियल इमारत हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, यानी रिहायशी इमारत हो या कमर्शियल इमारत हो, दोनों सूरतों के अंदर इसमें उन्होंने 2-3 बातें की हैं कि अगर दरख्वास्त के अंदर ये ग्राउंड्स अगर मौजूद हैं, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो रेंट कंट्रोलर आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करेगा, मंजूर कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि वो बिल्डिंग, रिहायशी बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग लैंडलॉर्ड को खुद अपनी ज़ात के लिए ज़रूरत हो या अपने बच्चों के लिए ज़रूरत हो या अपने बच्चों को उस इमारत के अंदर जो उसने रेंट के ऊपर दी हुई है उसके अंदर वो एकोमोडेट करना चाहता हो नेक नीति की बुनियाद पर, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने की है कि इस तरह की दीगर बिल्डिंग उस लैंडलॉर्ड के पास उस सराउंडिंग के अंदर जहां ये बिल्डिंग उसने किराए के ऊपर दे रखी है मौजूद ना हो या उस अर्बन एरिया के अंदर मौजूद ना हो। तीसरी बात इस लॉ मेकर ने इसके अंदर ये की है कि जो शर्त इंपोज की है वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस के इन्फोर्स होने के बाद टिल टू डेट उस लैंडलॉर्ड ने किसी किराएदार को, किसी टेनेंट को किसी रिहायशी इमारत से या किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग से किसी टेनेंट को बिला वजह विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज उसने उसको डिस्पोजेस न किया। उसके बाद इन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन जब रेंट कंट्रोलर के पास आएगी तो उसके अंदर उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं लॉ मेकर ने कि रेंट कंट्रोलर जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान टेनेंसी डीड या रेंट डीड जो है वो मौजूद है और उस डीड के अंदर, उस किराएदारी के अंदर यानी किरायानामा के अंदर कोई अरसा मेंशन है, कोई पीरियड मेंशन है, उस पीरियड के एलिमिनेशन से पहले या उसके ख़त्म होने से पहले या उसकी एक्सपायरी से पहले लैंडलॉर्ड जो है वो अपने टेनेंट की बेदखली के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। अगर उसने दरख्वास्त दी तो वो खारिज हो जाएगी। दूसरी बात इन्होंने दूसरी शर्त ये देखनी है कि अगर लैंडलॉर्ड ने इस दफ़ा के तहत यानी सेक्शन 13 सब क्लास 3(a) के तहत अगर एक दफ़ा उसने किसी रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त देकर कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो बजरिया अदालत जो है उसने अपने टेनेंट से खाली करवाई है,
तो फिर इस तरह की दरख्वास्त किसी और टेनेंट के खिलाफ जिसके पास इसकी बिल्डिंग है उसके खिलाफ नहीं दे सकता। मसलन एक वो लैंडलॉर्ड है, उसके पास 10 दुकानें हैं, उसको जाहिर सी बात है एक ही दुकान अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या 2 चाहिए होंगी, तो वो 10 के 10 के खिलाफ नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक के खिलाफ दे सकता है। अगर एक उसने दुकान खाली करवा ली है तो फिर बाकी जो टेनेंट है उनके खिलाफ दरख्वास्त नहीं दे सकता। दूसरी शर्त ये है, अगर वो इस तरह की दरख्वास्त वो टेनेंट देता है, अपना लैंडलॉर्ड देता है, तो टेनेंट वो रेंट कंट्रोलर से अगर रजू करता है तो वो इंक्वायरी के बाद इसकी दरख्वास्त को खारिज कर सकता है। या अगर वो उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर वो किसी दूसरी एप्लीकेशन देता है तो उसके अंदर जो पहली जो एप्लीकेशन थी वो जो उसने दी है तो वो तो हो गई करेक्ट, दूसरी जो है वो नल एंड वाइड होने से बचाने के लिए लैंडलॉर्ड के लिए ज़रूरी है कि वो कह सकता है अदालत के अंदर रेंट कंट्रोलर को कि जनाब ये दुकान जो है या जो बिल्डिंग जो है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या ये जगह कम है, या मेरा कारोबार बढ़ चुका है, इस तरह की कोई भी वो डिटेल दे सकता है। उसके बाद अगली बात उन्होंने ये की है कि रेंट कंट्रोलर अगर दरख्वास्त वसूल होने के बाद वो टेनेंट को बुलाता है और उसको वो शौकात देता है और ये जब ये उसको पता चल जाता है रेंट कंट्रोलर को कि लैंडलॉर्ड की दरख्वास्त जो है ये नेक नीति के ऊपर मबनी है और उसको ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसको बोनाफाइडली पर्सनल लीड के लिए ज़रूरत है, तो वो टेनेंट को हुक्म सादर करेगा और उसको डायरेक्शन देगा कि विद इन दिस एंड दिस पीरियड आप इस जो बिल्डिंग जो है इसका कब्जा जो है वो लैंडलॉर्ड के हवाले कर दें। अगर वो रेंट कंट्रोलर जो है वो लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन से मुतमईन नहीं होता, वो ये समझता है कि ये फ्रिवलेस है या बोगस है, वो उसको खारिज भी कर सकता है। दूसरी शर्त ये है, तीसरी शर्त कि रेंट कंट्रोलर टेनेंट को बिल्डिंग खाली करने के लिए वक्त देगा और वक्त के अंदर उसको मजीद मोहलत अगर वो टेनेंट उसको मांगेगा तो वो रेंट कंट्रोलर उसको मजीद टाइम भी देगा, लेकिन मजमूई तौर पर इन एग्रीगेट जो वो टोटल पीरियड जो है वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि टेनेंट ने 4 महीने के अंदर अंदर वो बिल्डिंग या जो कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल है वो उसको खाली करना पड़ेगा। एक और मजीद शर्त इन्होंने इसके अंदर रखी है कि रेंट कंट्रोलर को अगर लैंडलॉर्ड दरख्वास्त देता है कि टेनेंट को बेदखल किया जाए और रेंट कंट्रोलर के नोटिस में लाता है कि किरायादार की अपनी या उसकी बीवी की या उसके किसी बच्चे की रिहायशी इमारत उसी अर्बन एरिया के अंदर वाक़ है, तो फिर वो जो रेंट कंट्रोलर होगा वो टेनेंट को हुक्म सादर करेगा कि विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ और 4 वीक्स कि तुम इस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है ये लैंडलॉर्ड के हवाले कर दो। और उसके बाद जो अगली बात यह है कि अगर मालिक जायदाद या लैंडलॉर्ड बजरी अदालत अपनी ज़ाती ज़रूरत की बुनियाद पर, पर्सनल बोनाफाइड नीड की बुनियाद पर अगर वो किसी प्रॉपर्टी को, किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को या किसी कमर्शियल बिल्डिंग को वो उसका कब्ज़ा बजरिया कोर्ट या रेंट कंट्रोलर हासिल करता है और कब्ज़ा हासिल करने के बाद या कब्ज़ा हासिल करने की जो तारीख है, डेट ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उसके बाद वो 2 महीने के अंदर अंदर या तो खुद उसके अंदर शिफ्ट हो या उसका बच्चा उसके अंदर शिफ्ट हो। अगर वो दोनों शिफ्ट नहीं होते और 2 महीने गुजर जाते हैं तो ये जो टेनेंट है उसी रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त देकर उसी बिल्डिंग का कब्जा दोबारा हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।